वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आप देख रहे हैं पार्ट 31 और हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जैसे आप समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का मतलब है कि जिन लोगों की इनकम है उस पर टैक्स लगाया जाए। इसी तरह हर एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में और पाकिस्तान का जो टैक्स लॉ है उसमें भी मुख्तलिफ टैक्स एग्जम्पशंस हैं, टैक्स रेट्स की रिडक्शन है। तो हम इस वक्त पार्ट 1 में देख रहे हैं कि ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं, ऐसी कौन सी इनकम्स हैं, ऐसे कौन से पर्सनस हैं जिनकी इनकम एग्जेम्प्ट है। उस हवाले से हम क्लॉज 133 132 डबल ए पे आए हैं और प्रॉफिट और गेन डिराइव्ड बाय नेशनल पावर पार्क्स वगैरह की इनकम एग्जेम्प्ट है टैक्स से। क्योंकि हम इस वक्त सेकंड शेड्यूल के पार्ट 1 में हैं, तो यहाँ जिस इनकम या जिस पर्सन का की इनकम का जिक्र हो उसका मतलब है उसको 100% टैक्स एग्जेम्पशन है। टैक्स एग्जेम्पशन का ये मतलब भी है कि आपको जो टैक्स लॉ में ज़्यादा कंप्लाइंस नहीं करनी, आपने अपनी इनकम डिक्लेयर करनी है, उसको एग्जेम्प्ट क्लेम करना है टैक्स रिटर्न फाइल करके। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको एग्जेम्पशन है तो आप टैक्स फाइलिंग ना करें, टैक्स फाइलिंग ज़रूरी है। क्लॉज 132C कहता है प्रॉफिट एंड गेन डिराइव फ्रॉम जो है बायोमास बेस्ड ऑन, ये जो इस किस्म का बिजनेस है इसको भी टैक्स एग्जेम्पशन मिल गया। इसके बाद क्लॉज 133 था जो बड़ा फेमस था, जो पिछले 10-15 सालों से टैक्स लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का पार्ट था। और क्लॉज 133 ये कहता था कि कोई भी शख्स अगर एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर या आईटी सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जैसे अकाउंटिंग या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, उससे आने वाली इनकम उसको टोटली एग्जेम्प्ट है। और काफ़ी बड़ी एक आईटी फ्रीलांसर्स कह लें या एक्सपोर्ट इनकम जो लोग कमा रहे थे, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग कमा रहे थे और उनमें बहुत सारे लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे टैक्स ईयर 2021 तक, जो 30 जून 2021 को ख़त्म हुआ है। अब टैक्स ईयर 2022 चल रहा है 1 जुलाई 2021 से। तो जो टैक्स एग्जेम्पशन है वो टैक्स क्रेडिट में क्लेम होगी, कन्वर्ट हो गई है और वो यहाँ से क्लॉज 133 चला गया है और वो 60 सेक्शन 65F की सूरत में वहाँ पे मौजूद है। और अब जो है आपको अपनी इनकम के साथ अपने एक्सपेंसेस, एसेट्स और बाकी डिटेल्स भी शो करके आपको कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो अगर आप हमारे पार्ट गलबन पार्ट 7 या 8 है उसमें, क्योंकि ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं हर एक में 4-5 सेक्शंस या कुछ पोर्शन हम डिस्कस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और जो न्यू चेंजेस आई हैं उनको ज़रा थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप वहाँ पे 65F जो है वो एक सीक्वेंस में आ रहा होगा। पार्ट 1 जो है इस कमेंट्री के उसमें सेक्शन 1 है, फिर पार्ट 2-3 में जो है वो सेक्शन 2 कवर हुआ है, इसी तरह पे 3-4 आगे चलता गया। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ये जो सेक्शंस दिए हुए आप एक नज़र देख सकते हैं, ये इन स्पेसिफ़िक लोगों की या इन जनरल लोगों की जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट है। क्लॉज 149 कहता है कि एनी सम रिमिटेड टू पाकिस्तान through banking channel in foreign currency received by an international buying house from its non-resident principal to meet its expenses in Pakistan। तो ये कह रहा है कि अगर एक इंटरनेशनल बाइंग हाउस पाकिस्तान में हो और उसका हेड ऑफिस उसको पैसे भेजे, तो वो पैसे जो पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से रिसीव होंगे वो इनकम कंसिडर नहीं होंगे और वो टोटली वो इनकम अगर कंसिडर होंगे तो वो टोटली एग्जेम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एंड लिखा है चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी रिसीव्ड बाय पर्सन हु नॉट बीइंग अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इंगेज एज एन एक्सपर्ट बाय इंटरनेशनल बाइंग हाउस। तो यहाँ जो है फैसिलिटेट किया जा रहा है कि जो शख्स यहाँ एज एन एक्सपर्ट है और वो पाकिस्तानी सिटीज़न या तो नहीं है या वो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसका मतलब वो पाकिस्तान आता जाता रहा है और 6 महीने से कम पाकिस्तान में रहे, क्योंकि एक्सपर्ट है, सिर्फ अपनी राय दी उसने और जो है वो सैलरी ले रहा है पाकिस्तान से, तो उसकी सैलरी भी
टैक्स फ्री होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अब पार्ट 2 शुरू होता है जो रिडक्शन इन टैक्स रेट्स के नाम से। इसका मतलब है कि अगर जो फर्स्ट शेड्यूल में हमने रेट्स देखे थे पार्ट 25, 26, 27, 28 में, वहाँ पर जो हमने रेट्स देखे थे उनको इन लोगों के लिए जिनका जिक्र यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया। तो कह रहा है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन के हवाले से, और ये चूँकि हाईली टेक्निकल है तो इससे मैं ब्रीफली गो थ्रू हूँगा। जो मेन आइडिया आपको बताना था कि जब आप यहाँ पे कोई क्लॉज पढ़ेंगे तो उन लोगों के लिए, यानी वो उनका इनकम के लिए या उन क्लास ऑफ इनकम या पर्सनस के लिए वो रेट्स जो हैं रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट सेक्शन से पता चल रहा है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन की बात हो रही है, उसके लिए रेट उन्होंने रिड्यूस कर दिया है। ठीक है जी। इसी तरह ये 5AB देख लेते हैं। रेट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 151 shall be 10% from the profit on debt from debt instrument, whether conventional or Sharia compliant, issued by federal government under Public Debt Act 1944 or which is wholly owned special purpose। तो ये जब गवर्नमेंट इस किस्म का जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है कि आप इस तरह की जो है ना इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पर आने वाला जो रेट है, टैक्स का रेट है, वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया गया। इसी तरह 5AC भी ऐड किया गया और काफ़ी इसके अंदर जो है ना सेक्शंस ऐड किए गए। इनको सही तौर पे समझने के लिए पहले तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 9AB में हम देखें, सेक्शन 148 में हम जाएंगे। 148 का ताल्लुक़ है कमर्शियल इंपोर्ट से, और वहाँ वाइट शुगर के हवाले से बात हुई है कि वैसे तो रेट उस पर एडवांस टैक्स का डिफरेंट है, लेकिन 0.25% होगा 26 जनवरी 2021 से लेकर 30 जून 2021 था। अब ये सेक्शन तो खैर इस तरह है कि जो फाइनेंस एक्ट 2021 आया था उसने वो सारी अमेंडमेंट जो ड्यूरिंग द ईयर हुई थी उनको भी लीगल कवर दोबारा दिया, जो बहुत अच्छा था। जो ऑर्डिनेंस की सूरत में टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 और फिर 2021 इशू हुए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, उन सारों को दोबारा से इनकॉर्पोरेट किया था। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो वहाँ से आ रहे हैं, और ये मुख्तलिफ रेट का मतलब है कि ये इस दफ़ा ऐड हुए। इस वीडियो पर्पस के लिए हम इसको स्किप करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि ये शायद कॉम्प्लिकेटेड। अगर इसमें कोई सिंपल मुझे नज़र आए तो मैं रुक जाऊंगा, लेकिन ये है कि नज़र आ रहा है कि रेट रिडक्शन के हवाले से इस सेकंड शेड्यूल में काफ़ी चेंजेस शुरू में देखने को आई हैं। ठीक है जी। पार्ट 3 कहता है कि जिन लोगों का यहाँ पे जिक्र है उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो रिड्यूस कर दी जाएगी। तो पार्ट 1 में टोटल इनकम पे टैक्स फ्री कर दिया गया था। पार्ट 2 जो अभी आपने देखा, वहाँ पे जब कोई रेट लग रहा था तो वो रेट रिड्यूस रेट लग रहा था। यहाँ पर रेट तो वही लगेगा, लेकिन जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सैलरी इनकम कमाई, अभी हम देखेंगे भी इधर, और आपने सैलरी इनकम जो कमाई एज ए रिसर्चर या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी दूसरे सैलरीड पर्सन के मुकाबले में 25% रिड्यूस होगी। तो यहाँ वो कह रहे हैं एनी अमाउंट जो फ्लाइंग अलाउंस वगैरह मिलता है उनका रिड्यूस होगा, और उसको सेपरेटली 2.5% पर टैक्स करेंगे। इसमें मुख्तलिफ पाकिस्तान नेवी और फ्लाइंग पाकिस्तान एयरलाइंस और सिविल एविएशन और आर्म्ड फोर्सेस के लोग शामिल है। इसी तरह टोटल अलाउंस रिसीव्ड पायलट्स के हवाले से उनको रिड्यूस रेट्स है। फिर वो कहता है, ये वाला क्लॉज 2 है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो कहता है टैक्स पेबल बाय अ फुल टाइम टीचर और रिसर्चर। तो एक तो फुल टाइम टीचर और रिसर्चर होना, इन दोनों में से एक होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयड इन अ नॉन प्रॉफिट एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकग्नाइज्ड बाय HEC बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन including government institution shall be reduced by an amount equal to 25% of tax payable on his income from salary, provided that this clause shall not apply to teacher of medical profession who derive income from private medical practice
और हु रिसीव शेयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बेसिकली वो कह रहा है कि एक शख्स जितनी भी सैलरी ले रहा है, लेकिन अगर वो या तो फुल टाइम टीचर है या फुल टाइम रिसर्चर है, या दोनों भी हो सकता है, लेकिन एक होना काफ़ी है, और उसको ऐसी जगह पे वो जॉब कर रहा है जो नॉन प्रॉफिट इदारा है और या रिसर्च इदारा है, और उस रिसर्च इदारे को या तो HEC ने या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की बोर्ड ऑफ एजुकेशन होते हैं, या फिर उस प्रोविंस में इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ जिनको पार्लियामेंट ने चार्टर दिया होता है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, KPK यूनिवर्सिटी है, उनसे रिकग्निशन मिली हुई है। और वो जो है इंक्लूडिंग मतलब गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के जितने भी डिक्लेयर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसमें शामिल है। तो ये बेसिकली ब्रॉडली बात कर रहा है रिसर्चर्स को बेनिफिट करने की, और जो है साथ में ये कंडीशंस उनके इदारे को पूरा करना ज़रूरी है जहाँ वो काम करें। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आता है मेरे ख्याल से, और पब्लिक सेक्टर भी आता है। और तो फिर ये होगा कि उनकी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, सपोज करें 1 लाख रुपए आती है, तो 25% रिड्यूस हो जाएगी जस्ट बिकॉज वो ये सारी कंडीशंस पूरी करें। तो वो 75,000 रुपीज़ टैक्स पे करेंगे, उनसे विद होल्डिंग भी इसी तरह। इसमें से एक सर्टन किस्म के जो है टीचर को निकाल दिया गया है, चाहे वो मेरे ख्याल से रिसर्चर भी हों। वो टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और या तो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या उनको जो पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं उनसे बेनिफिट मिल रहा है, तो ये क्लॉज उन लोगों को अप्लाई नहीं होगी। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये ऊपर वाली क्लॉज पूरे प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर भी अप्लाई हो रही थी, लेकिन कुछ लोग उसको मिसयूज़ कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और फुल टाइम रिसर्चर भी हैं, लेकिन उनको जो है इनकम आ रही है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस से, उसी इंस्टीट्यूशन में वो शाम को बैठ के फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, या फिर अगर सुबह के टाइम भी पेशेंट्स आते हैं तो उन पेशेंट्स जो फ़ी पे करते हैं उसमें से कुछ पोर्शन उस डॉक्टर को भी जा रहा है। तो वो अगर रिसर्चर भी है, इस टाइटल से भी वो काम कर रहा है, तब भी उसको ये ऊपर का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बेसिकली बिजनेस और अपनी एम्प्लॉयमेंट को कंबाइन करके टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्लॉज ऐड हुई है पिछले साल मेरे ख्याल से, और इस तरीके से ये एग्जेम्पशंस या टैक्स रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक सर्टन पर्सनस यानी कि टीचर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन को निकाल दिया गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ बेनिफिट है जो 30 जून 2024 तक होगा। इस क्लॉज का भी बेनिफिट जो है 30 जून होगा, और ये जो है बड़ा क्लैरिटी से उन्होंने कॉटन गिनर्स और उनके प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से बात की है। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स लॉ में एग्जाम्पशंस, रेट रिडक्शन, टैक्स लायबिलिटी रिडक्शन, और अब पार्ट 4 में स्पेसिफिक प्रोविज़न का मतलब है कुछ सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं स्टार्टअप्स और IT फ्रीलांसर्स के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है, उनको देखना चाहूँगा। ठीक है जी। ये जो न्यू ऐड हुआ है, कहता है नो प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस शेल अप्लाई फॉर रिकूप ऑफ टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी अलाउड टू नेशनल पावर पार्क्स। ये कुछ कहते हैं कि बुक कीपिंग या हाउस क्लीनिंग भी गवर्नमेंट को करनी होती है नहीं टैक्स लॉज में, तो उसके हवाले से कुछ बात है। एक्सप्लेन तो मैंने नहीं किया क्योंकि इसका ताल्लुक जनरल पब्लिक से नहीं है। ये कहता है, ये जो क्लॉज है 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन है वो पावर देता है, और ये वाहिद पावर है टैक्स वालों के पास कि अगर आपने कोई एसेट, इनकम, एक्सपेंस डिक्लेयर किया और आप उसका सोर्स नहीं डिक्लेयर कर पा रहे, वो अनएक्सप्लेन्ड है आपकी तरफ से, तो फिर वो आपकी इनकम कंसिडर होगी। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने गिफ्ट शो किया अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में, और अब वो आपसे पूछें कि गिफ्ट आपने किसको दिया है, तो आप कहेंगे कि फ्रेंड ने दिया। वो कहेंगे जी डॉक्यूमेंट ला दे, आपके जी डॉक्यूमेंट तो कोई भी नहीं है। तो उनके पास ये राइट है कि चूँकि आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे कि गिफ्ट किसने दिया, और फिर रूल्स भी हैं कि गिफ्ट आपको फ्रेंड वगैरह से अगर मिले तो वो आपकी इनकम होगा, तो उस हवाले से
ये आप सेक्शन वहाँ पावर देता है। यहाँ पे उसकी एक्सेप्शन दी हुई है कि अगर कोई अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट होता है फॉरेन करेंसी अकाउंट में पाकिस्तान में, तो ये पैसे जो हैं वो उसके हवाले से आपसे पूछगिछ नहीं की जाएगी कि पैसे कहाँ से आए, लेकिन इसकी लिमिट अप कर दी गई है $10,000 तक, यानी कि इससे ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपसे पूछगिछ की जाएगी। तो ये वो सेक्शन है, यानी कि ये वो क्लॉज है जो सेक्शन 111 को फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में जो आप डिपॉजिट करते हैं पैसे, उसको कवर दे रहा है। लेकिन 16 डे ऑफ दिसंबर 2019 के बाद कोई भी रेजिडेंट पर्सन वगैरह जो है इस क्लॉज को फ़ायदा तब उठा सकेगा जब वो एक सर्टन अमाउंट तक ही उसको बेनिफिट होगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। जो सेक्शंस हैं स्टार्टअप वगैरह के हवाले से, उन पे सेक्शन 153 अप्लाई नहीं होता, मिनिमम टैक्स भी नहीं होता। तो यहाँ देखते हैं कि वो शामिल किए गए हैं कि नहीं किए गए। ठीक है जी, ये हो गया प्रोविज़न ऑफ इनकॉर्पोरेट इंटर कंपनी। मुख्तलिफ आप देख सकते हैं इनको आप के जहाँ पे ये कुछ सर्टिफिकेट वगैरह का भी जिक्र है जो आपने अंडरटेकिंग देनी होगी। जो 148 की बात होगी बेसिक। आप मेरे साथ रिव्यू कर रहे हैं सेकंड शेड्यूल का जो एक बेनिफिट्स होते हैं। कोशिश है वीडियो 15 मिनट की हो, थोड़ी बहुत ऊपर भी अगर चली गई है तो हम इसको वाइंड अप करेंगे। आप पार्ट 31 देख रहे हैं। ठीक है जी, कुछ यहाँ इंपोर्ट के हवाले से कुछ नई उन्होंने सेक्शंस वगैरह ऐड किए हैं। अच्छा जी, और प्रोविज़न 148 इस वक्त चल रही है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के लिए जो रेड में टेक्स्ट है, ये टैक्स ईयर 2022 के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो है इसमें यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए जो आइटम्स आप देख रहे हैं, फ्रेश ड्राइड वाटरमेलन वगैरह वगैरह, एप्पल्स, ग्रीन टी, इन पर इनकम टैक्स रेट्स रिड्यूस होंगे, जिससे कस्टम और सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज, ये सब रिड्यूस होते हैं। तो काफ़ी जो है ना चेंजेस हुई हैं। ये कोड वगैरह यहाँ मेंशन है। ठीक है जी, और फिर ये सेक्शन 154 से रिलेटेड बातें हैं। तो आई होप कि आप देख रहे होंगे कि टैक्स लॉ में बहुत सारी चीज़ें जो आपसे रेलेवेंट नहीं हैं, तो आप बोर भी हो सकते हैं। लेकिन इस कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री का मकसद था कि आपको एक आइडिया दे दें कि आप जो टैक्स लॉ में मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो चीज़ें जो हैं उनका सोर्स क्या है। ओके, क्लॉज 36A कहता है कि जब सेक्शन 151 के तहत बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर अकाउंट पे या शहीद के फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर जो प्रॉफिट पे होगा उस पे आप विद होल्डिंग नहीं करेंगे। और इसकी वजह से काफ़ी सारी कन्फ्यूजन इस तरह है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स पे 10% टैक्स जो है वो लगता है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट पे, और शहीद फैमिली वेलफेयर अकाउंट पे 10% इनकम टैक्स पे करना है। लेकिन नेशनल सेविंग जो है जिनके ये प्रोडक्ट्स हैं, उनको इस क्लॉज 36A पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल के तहत रोक दिया गया है कि वो विद होल्डिंग नहीं करेंगे सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 150। इसलिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस पर टैक्स नहीं है, उस पर टैक्स है और 10% के हिसाब से है, मैक्सिमम 10% के हिसाब से है। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन चली आ रही है और गवर्नमेंट को इस कन्फ्यूजन को कभी ना कभी एड्रेस करना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ पे बेसिकली ये जो सेक्शंस हैं ये देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ नेशनल डिज़ास्टर पे नहीं अप्लाई होते, मुख्तलिफ उस पर तो स्टार्टअप्स पे और IT फ्रीलांसर वगैरह पे नहीं होते थे। तो यहाँ से वो रिमूव तो नहीं हो गए। अगर रिमूव हो गए, नहीं जी। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 153 शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ स्टार्टअप बीइंग रिसिपिएंट ऑफ पेमेंट। तो इसका मतलब है अगर स्टार्टअप गुड्स प्रोवाइड करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे या मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, तो उस
उस पे वो और विद होल्डिंग एजेंट उनका क्लाइंट हो, तो इस क्लॉज 43F के तहत जो अभी तक मौजूद है पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल के तहत उससे विद होल्डिंग नहीं होगी। लेकिन उसने खुद जो है स्टार्टअप ने विद होल्डिंग करनी है अगर वो ऐसी ट्रांजैक्शंस करती है जो इसका ताल्लुक विद होल्डिंग से है। फिर ये कुछ मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड है, जो मर्केंटाइल एक्सचेंज से, सॉरी। फिर ये एक्सप्लेनेशंस हैं। ये प्रोविज़न जो है बड़ी फेमस है क्योंकि इसमें बात हो रही थी मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर के लिए और डिडक्शन ऑफ टैक्स की 153(1) गुड्स के हवाले से, और ये भी काफ़ी टेक्सटाइल वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आपकी इंडस्ट्री है लेदर की, सर्जिकल गुड्स की, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको जो है कंप्लीट करूँगा इस पार्ट को, कि ये पार्ट कंप्लीट हो जाए। जो स्टार्टअप वाली चीज़ मैंने देखनी थी वो आपने क्लॉज की सूरत में देख ली है। रेड में जो है वो सेक्शंस हैं जो ऐड हुए हैं, और काफ़ी सारे सेक्शंस ऐड होके बेनिफिट दिया गया है सर्टन बिजनेसेस या जिनको भी, ताकि वो उनकी बुक कीपिंग या टैक्सेशन सिंपल हो जाए। पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। हर एक बिज़नेस, आपका मेरा बिज़नेस है, पूरी इकॉनमी चलेगी तो चीज़ें चलेंगी। टैक्स लॉ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, किस सेक्टर को और किस ट्रांजैक्शन को इनकरेज करते हैं, किसको डिस्करेज करते हैं। ये जो है मुख्तलिफ इंडस्ट्री हम देखते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की वगैरह वगैरह, जहाँ पे मुख्तलिफ सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे। इसका मतलब है उनको शायद कुछ केस में मिनिमम टैक्स ना देना पड़े, कुछ केस में विद होल्डिंग ना करनी पड़े, कुछ केस में उनसे विद होल्डिंग हो ना। तो इस तरीके से वो है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने सेकंड शेड्यूल कंप्लीट कर लिया है। थर्ड शेड्यूल डेप्रिसिएशन एक्सप्लेन करेंगे अगले पार्ट में। पार्ट 31 आप देख रहे थे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट पार्ट में।